वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कुछ दो नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक सबसे पहले तो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका कहाँ लिखा हुआ है? पार्ट 17 में। और पार्ट 17 में आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पब्लिक सर्विसेज के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आज पब्लिक सर्विसेज के बारे में। पब्लिक सर्विसेज में कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं, उनके क्या क्या कंडीशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। आज का लेक्चर हमारा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है नहीं। आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं बहुत कह सकते हैं एक तरह से कि लो प्रोफाइल है, लेकिन जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। बार बार क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि एग्जाम्स में इससे एक आधा क्वेश्चन बनता रहता है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें भी आपके किस तरह के क्वेश्चन बने, अगर आपने कभी एग्जाम पेपर पुराने उठाए हों तो आपको आइडिया होगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि लेटेस्ट ऐड होने वाली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। हमारा अगर यूनियन स्टेट से बात करेगी तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, क्या हाई कोर्ट की लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही हम देखेंगे। और आज का हमारा ये ऑफिशियल लैंग्वेज का जो चैप्टर है उसको हम बड़ा ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये डील करता है। हमारे कौन से पार्ट में है? पार्ट 17। तो सबसे पहले पार्ट वाइज एक आर्टिकल का आप कहीं ना कहीं एक चार्ट बना लीजिए कि पार्ट 1 में कितने आर्टिकल आते हैं, वो किस चीज़ से डील करता है, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि ये पार्ट्स वगैरह हैं तो जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं इस तरह के कि ये पार्ट किससे डील करता है, ये पार्ट किससे डील करता है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट 17 में आपका क्या आ जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसी से हम डील करेंगे आज। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में। पार्ट 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। मैं तब से ऑफिशियल लैंग्वेज कर रहा हूँ, मैं नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहा? क्या मेरा क्वेश्चन है, क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है? अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी ने पूछ लिया कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपको जवाब होगा नहीं, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज हम कह सकते हैं। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है और इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश। नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है और हिंदी, इंग्लिश, देन उसके बाद 2-3 ऑप्शन देके और लास्ट में लिख दे नन ऑफ द अबव, तो ध्यान रखना उसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इंडिया नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये चीज इसका ध्यान रखना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी लैंग्वेजेस के बारे में या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या लिखा हुआ है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दो हैं। कौन कौन सी? एक हिंदी है, एक इंग्लिश है। क्या शुरू से ही ये दोनों थी? तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हिंदी, कौन सी हिंदी? जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी गई है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ध्यान रखना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदी है, आप हिंदी को जैसे आजकल व्हाट्सएप पे टाइप करके लिखते हैं कि इंग्लिश में भी हम जो इंग्लिश वाला जो जमाना चल रहा है बेसिकली कि हम व्हाट्सएप पर टाइप कर देते हैं, वो हिंदी वाले शब्दों को इंग्लिश में लिख के भेज रहे हैं। दैट इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, ध्यान रखना, ये यूनियन की, स्टेट की नहीं है। स्टेट के लिए हम आगे बात करेंगे कि स्टेट की क्या होगी, तो ये तुम ध्यान रहेगा। क्या है? हिंदी है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद क्या बोला है कि जब हम आजाद हुए, अगर हम उसी टाइम पे हिंदी बना लें, उससे पहले तक क्या हो रहा था? ब्रिटिशर्स थे। 1947 से पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो सारे एक्ट, सारे लॉज, सब कुछ तो इंग्लिश में बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो सब इंग्लिश में बनाया है, सब कुछ वो इंग्लिश में लिख के गए हैं। तो अचानक से हिंदी में शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या बोला गया कि शुरू के 15 साल तक, 15 साल जब ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ है?
26 जनवरी 1950 को। तो इसके 15 साल तक कब तक, यानी कि 1965 तक। तो 1965 तक बोल रहा है कि शुरू के 15 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन फॉर विच इट वाज बीइंग यूज्ड बिफोर 1950। क्या बोल रहा है कि अभी तो हम हिंदी बनाएंगे, अभी तो हम बोलेंगे कि हिंदी रहेगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, लेकिन आने वाले 15 सालों तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उस टाइम पे क्या लिखा गया कि आने वाले 15 सालों तक हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक से सब कुछ चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इनको भी थोड़ा सा चेंजिंग का पीरियड का टाइम भी चाहिए होता है। तो वो टाइम इन्होंने लिया कि 15 साल तक, ताकि हम भी इतने निपुण हो जाएं, इतने हम कह सकें कि हमारा सब कुछ जो है हिंदी में हो जाए। तो इसीलिए हमने क्या दिया, थोड़ा सा टाइम दे दिया कि 15 साल तक हम टाइम देते हैं कि 15 साल तक हम क्या रखेंगे, इंग्लिश को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, इंग्लिश को भी हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे। और उसके लिए क्या बोला कि 15 साल के बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, 15 साल के बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इस इंग्लिश को यहाँ पे ड्रॉप करना है, यानी खत्म करना है, या फिर हमें इसे कंटिन्यू रखना है, तो होगा क्या, ये सारी चीजें होगी। आजाद हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब एक और चीज इसमें लिखी थी, क्या लिखी थी कि प्रेसिडेंट को इसमें ऑथराइज किया था कि आप चाहो तो एक लैंग्वेज कमीशन ला सकते हो। कब? एक तो जब इसके 5 साल बाद और एक इसके 10 साल बाद, एक तो 5 साल बाद, एक 10 साल बाद, दो लॉ इसके लैंग्वेज के लिए कमीशन लेके आना है, ताकि आप इसको डिसाइड कर सको कि इंग्लिश को कैसे कम करना है, हिंदी को कैसे बढ़ावा देना है। लेकिन हम सिर्फ एक ही कमीशन लेके आए। कब लेके आए? 1955 में, यानी कि 5 साल बाद वाला, 10 साल बाद वाला हम नहीं लेके आए, हम सिर्फ 1955 में लेके आए। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। क्या अपॉइंट किया? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। किसके अंडर? अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। बीजी खेर के अंडर हम एक कमीशन लेके आए, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सजेशन दिए, उसके हिसाब से हम एक एक्ट लेके आए। कौन सा? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963। इसमें हमने क्या बोला कि ये जो 15 साल का हमने बोला था ना कि 15 साल के बाद हम डिसाइड करेंगे इंग्लिश कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, इसने बोला कि नहीं, इंग्लिश को कंटिन्यू करो। इसने क्या बोला? इंग्लिश को आपको कंटिन्यू रखना है इवन आफ्टर 1965, यानी कि 15 साल के बाद। तो इसीलिए इंग्लिश आज भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रखना, इंग्लिश आज भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी के साथ साथ हमारी अब 2 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो ये चीजें आपकी क्लियर है? बिल्कुल। अब आगे चलते हैं इससे और आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डिफरेंट स्टेट। अब हम स्टेट की बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट के लिए अलग से कुछ प्रावधान नहीं किए कि उनका कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर छोड़ दिया, सभी स्टेट को अपनी अपनी मर्जी दे दी कि तुम चाहो किसी को भी अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, तुम अपनी स्टेट में से किसी को भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो। ये छूट दे दी किसको? स्टेट्स को दे दी। स्टेट की मर्जी है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने बोली कि जब तक आप किसी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर लेते, जब तक आप किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जब तक आप कोई और लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं कर लेते, तब तक कौन सी रहेगी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज? इंग्लिश रहेगी। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है। तो स्टेट की क्या है? स्टेट को मर्जी पे छोड़ दिया कि आप चाहो तो कोई भी लैंग्वेज रख लो, लेकिन जब तक आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तब तक आपको क्या रखना पड़ेगा? इंग्लिश को कंटिन्यू करना पड़ेगा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो स्टेट लेजिस्लेचर may adopt any one or more of the language to use in state और हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, या तो कोई भी लैंग्वेज ले लो या हिंदी को चुन लो, मर्जी है। अगर जब तक अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तब तक क्या करना है? until that आपको इंग्लिश को कंटिन्यू करना है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर है इतनी चीजें? ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या बोला? उसके बाद ही बात करता है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की बात करता है, क्या बोलता है कि जब भी आपको यूनियन से बात करनी है, जब भी स्टेट को यूनियन से बात करनी है,
कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी लेटर भेजा जाएगा तो वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए? तो यहाँ पे बोला है कि स्टेट से जब भी बात होगी तो वो इंग्लिश में होगी। कौन सी भाषा में होगी? इंग्लिश में होगी। कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दैट इज इंग्लिश वुड रिमेन द लिंक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आपको स्टेट से यूनियन में कोई भी बात करनी है या फिर यूनियन से स्टेट की तरफ कोई भी लेटर जाएगा, उसमें कोई भी लैंग्वेज होगी, वो कौन सी होगी? उस टाइम पे आपको इंग्लिश का यूज करना है, तो वहां पे आपको इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज इसमें लिख दी, क्या लिखी? कि विद इन स्टेट, एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट से बात करना चाहे तो वो किस लैंग्वेज में कर सकता है? उनको भी अपनी आजादी दे दी। एक तो सबसे पहले बोला कि वो करेंगे इंग्लिश में बात, अगर दो स्टेट आपस में एग्री हो जाते हैं कि हम हिंदी में बात कर सकते हैं तो वो हिंदी भी यूज कर सकते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो इतनी चीजें इन दोनों के बीच में रखनी है। तो दो कम्युनिकेशन आपको ध्यान रखने हैं इसमें, कैसे कैसे? एक तो सबसे पहले यूनियन और यहाँ पे स्टेट, और जब स्टेट दूसरे स्टेट से बात करेगा, यूनियन और स्टेट के बीच में तो इंग्लिश रहेगी, और स्टेट के बीच में प्राइमरीली क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी। अगर ये दोनों चाहें, अगर ये दोनों एग्री हो जाते हैं, तो आपस में ये हिंदी में भी बात कर सकते हैं। बस इतना सा इसमें आपको क्लैरिटी रखनी है, ये चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। इंग्लिश शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट। जहां पे एक स्टेट हिंदी बोल रहा है, दूसरा नॉन हिंदी है, या फिर यूनियन में अगर आप इंग्लिश लेके चल रहे हैं, किसी नॉन हिंदी स्टेट से आपको कम्युनिकेट करना है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश का यूज करना है। वहां पे किसी एग्रीमेंट से आपको हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट से हिंदी में कर भी लिया, नॉन हिंदी स्टेट से आप बात करना चाहेंगे तो वहां पे डिफिकल्टी आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बोला है कि जहां पे भी नॉन हिंदी स्टेट का आ जाता है, तो नॉन हिंदी स्टेट के साथ आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी? वो लैंग्वेज रहेगी आपकी इंग्लिश। वहां पे कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश में ही रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ population of a state desires the use of any language spoken by them to be recognized by the state। बोल रहा है कि जब किसी भी स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किसी एक लैंग्वेज को चाहती है कि उसको भी रिकॉग्निशन मिले। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने जो फंडामेंटल राइट पढ़े थे, तो वहां पे हमने आर्टिकल 29 पढ़ा था, आर्टिकल 30 पढ़ा था, जहां पे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहे थे। और यहाँ पे हमने लिखा था कि जब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चाहे तो वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए कदम उठा सकती है। यहाँ पे भी वही बात लिखी जा रही है कि कोई भी ऐसी पॉपुलेशन अगर वो चाहती है कि उसकी लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले स्टेट में, ताकि उसकी स्टेट में उस लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जा सके, उसकी लैंग्वेज का बचाव हो सके, तो वहां पे प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो उस लैंग्वेज को भी ऑथराइज कर सकता है एज ए स्टेट लैंग्वेज, कि वहां पे वो स्टेट में उस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दे सकता है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की क्या होनी चाहिए। अब हमने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की क्या होनी चाहिए। अब हम एक और चीज देखते हैं। अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आएंगी जुडिशियरी की। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जुडिशियरी में क्या होनी चाहिए? तो इसमें कई लोगों का डाउट रहता है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हाई कोर्ट में क्या होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में बहुत डाउट रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहली चीज कि जब तक until parliament provides otherwise the following are to be in English language, कि ये हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंटली स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल देती। क्या क्या चीज रहेंगी? सबसे पहला, all proceedings in the Supreme Court and in every high court। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का यूज करना है। और जब ये ऑर्डर देंगे, कोई भी ऑर्डर दें, कोई भी डिक्री इनकी होगी, तो वो क्या होगा? वो भी इंग्लिश में ही होगा, उसको भी हिंदी में आप डिमांड नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़े से दिन पहले का याद हो कि यहाँ पे एक हैबस कॉर्पस का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में एक हैबस कॉर्पस का केस आया था, और वहां पे हैबस कॉर्पस, अगर आपको ध्यान हो हैबस कॉर्पस क्या होता है, तो अगर आपको ध्यान हो किस लिए बोला जाता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी अगर किसी की लिबर्टी छीनी गई है उसको वापस लाने के लिए हैबस कॉर्पस का हम रिट का डिमांड करते हैं।
तो यहाँ पे हैबस कॉर्पस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एक गुहार लगाई गई थी और उसमें बोला गया था कि हमें इंग्लिश आती नहीं है लेकिन हम हिंदी में अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है हैबस कॉर्पस के रेट, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था? इसके रिजेक्शन के पीछे यही रीजन था कि ये रिट थी, ये गुहार थी, ये एप्लीकेशन थी, ये हिंदी में थी, और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है कि आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगी। तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी में हम कुछ नहीं सुनवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने बोला है कि जब तक पार्लियामेंट बोलेगी नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, चाहे प्रोसीडिंग की हो चाहे हमारे ऑर्डर की हो, वो हमेशा इंग्लिश ही रहेगी। क्लियर है? इतनी चीजें ध्यान रखना। तो किस किस की? सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, जब तक कि पार्लियामेंट प्रोवाइड ना करे। अभी तक इतना ध्यान रखो। अब उसके बाद अथॉरिटी टू टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाय लॉज एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। जितने भी ऑर्डर गवर्नमेंट इशू करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी, जितने भी ऑर्डिनेंसेस ये इशू करेंगे, जितने भी बिल आएंगे, जितने भी एक्ट आएंगे, वो सब भी किस लैंग्वेज में आएंगे? वो सब भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक पार्लियामेंट इसके लिए अलग से प्रोविजन नहीं कर देती तब तक बोला गया है कि ये सब इंग्लिश में ही रहेंगे। तो हमने क्या किया? हमने इसमें थोड़ी सी पावर किसको दी? हमने दे दी गवर्नर को। क्या हमने गवर्नर को क्या पावर दी? हमने गवर्नर को बोला कि आप प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद, किससे? गवर्नर को बोला कि विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि आप प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद आप ऑथराइज कर सकते हो हिंदी के यूज के लिए। कहां पे? और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। सिर्फ हिंदी नहीं, आप चाहो तो किसी स्टेट की लैंग्वेज को भी ऑथराइज कर सकते हो उस स्टेट में, इन द प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू जजमेंट, डिक्रीज एंड ऑर्डर पास्ड बाय इट। कि गवर्नर क्या कर सकता है कि हाई कोर्ट में, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अब हम दो केसेस देखते हैं, ठीक है, इसको अलग से समझ लेते हैं। हाई कोर्ट के केस में देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस में सिर्फ हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूज की जा सकती है। इस केस में कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है और कोई भी लॉ प्रावधान नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम हिंदी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमेशा क्लैरिटी रखना। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश यूज हो सकती है और कोई लैंग्वेज यूज नहीं हो सकती। लेकिन हाई कोर्ट के केस में इनिशियली तो इंग्लिश यूज करनी है, इनिशियली इंग्लिश यूज करनी है, लेकिन गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद हाई कोर्ट में हिंदी को या और कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी उस स्टेट की है, इसको ऑथराइज कर सकता है हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के लिए। किस चीज के लिए? प्रोसीडिंग्स के लिए। अब यहां पे कई बार उलझ जाते हैं बच्चे। क्या उलझते हैं? इसमें उलझाने वाली जो चीज है वो बताता हूं आपको, कि यहां पे मैंने बोला प्रोसीडिंग्स के लिए आप हिंदी यूज कर सकते हो, ऑफिशियल लैंग्वेज या कोई स्टेट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो भी हाई कोर्ट जजमेंट देगा, या जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर देगा, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वकील वहां पे कुछ बोल रहा है, गवाह है वो बोल रहा है, या कोई भी कुछ बोल रहा है, वो हिंदी में चल सकता है। कब? जब गवर्नर ऑथराइज करे। लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट ऑर्डर देगा या कोई भी जजमेंट देगा या कोई भी पनिशमेंट देगा, वो पनिशमेंट हमेशा हमेशा किस में होगा? इंग्लिश में होगा। और हमने इसको भी थोड़ा सा चेंज किया, और इसको चेंज करने के बाद क्या बोला? इसको करने के बाद हमने क्या बोला कि जब हमने 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था उसमें बोला कि गवर्नर चाहे तो गवर्नर प्रेसिडेंट से परमिशन लेके इनके जो जजमेंट हैं, इनकी जो डिक्रीज हैं, इनके जो ऑर्डर हैं, उनको भी साथ के साथ हिंदी में दिलवा सकता है।
कि वो जो हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर आएंगे वो हिंदी में भी आएंगे, लेकिन इसमें कंडीशन है कि हिंदी के साथ साथ उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि वो अगर किसी स्टेट लैंग्वेज में आ रहे हैं या किसी भी स्टेट की लैंग्वेज में आ रहे हैं या फिर हिंदी में आ रहे हैं, उसके साथ साथ उसका इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्जन होना जरूरी है, यानी कम से कम वो 2 लैंग्वेज में होना चाहिए। क्लियर इतनी चीजें? बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे हिसाब से इसको एक बार फिर से अगर आप रिवाइज करना चाहो तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले यहाँ हाई कोर्ट को देखते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो जजमेंट हो, चाहे जो डिग्री हम कहेंगे कि ऑर्डर हो, चाहे वो प्रोसीडिंग हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो सकती है। इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था जो हैबेस कॉर्पस का, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। हाई कोर्ट के केस में देखते हैं, हाई कोर्ट के केस में क्या है। इन द केस ऑफ जजमेंट, ठीक है, जजमेंट, ऑर्डर्स या कोई भी डिक्री है, पनिशमेंट जो दे रहा है, इन केसेस में और प्रोसीडिंग के केस में। प्रोसीडिंग के केस में तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में ही लिख दिया था, क्या लिख दिया था कि गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेके इसको अदर लैंग्वेज में यूज करने के लिए परमिशन दे सकता है। इनके लिए हम बाद में जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आए 1963 में, उसमें गवर्नर को ऑथराइज किया गया कि गवर्नर चाहे तो इनको भी दूसरी लैंग्वेज में करवा सकता है, लेकिन इनमें साथ के साथ इंग्लिश का कन्वर्जन होना भी जरूरी है, कि साथ के साथ इनके जो ऑर्डर आएंगे वो साथ के साथ इंग्लिश में होने भी जरूरी है। ये क्लियर है? इतनी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है और यही मैंने यहाँ लिखा था। अब उसके बाद मैंने ये वाली चीज तो हो गई क्लियर। इसमें दूसरी बात और थी कि जितने भी ऑर्डर, जितने भी बिल, जितने भी एक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, वो किस में होने चाहिए? हमने बोला शुरुआत में इंग्लिश में होने चाहिए, लेकिन गवर्नर यहाँ चाहे तो यहाँ पे भी, यहाँ गवर्नर ही रहेगा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर चाहे, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर इसको क्या करेगा? इसको भी अपनी किसी भी स्टेट की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है और उसके साथ साथ या चाहे तो हिंदी में भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सभी बिल को, सभी एक्ट को स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो अपनी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज में भी ला सकता है या चाहे तो हिंदी में भी ला सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी और लैंग्वेज में आएगा उसके साथ साथ उसका इंग्लिश कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है, इंग्लिश की कॉपी भी साथ में आएगी। क्लियर है? यानी इंग्लिश तो हमेशा साथ रहेगी ही रहेगी, आप चाहे कहीं पे भी देख लो। ठीक है, हमने कहाँ देखा कि हमने तीनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट, ठीक है, फिर जुडिशियरी, गवर्नमेंट के जितने भी बिल हैं, एक्ट हैं, अदर लैंग्वेज में आ सकते हैं, अदर लैंग्वेज में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या फिर प्रोसीडिंग्स अदर लैंग्वेज में हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। इसकी हो सकती है, नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में काम करेगा। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। अगर ये अदर लैंग्वेज में आ रहे हैं तो उसके साथ क्या कंडीशन है? उसके साथ साथ ये इंग्लिश में भी होने चाहिए। यहां पे भी प्रोसीडिंग के केस में, यहां पे भी अगर हम हाई कोर्ट में देखें, प्रोसीडिंग के केस में सिर्फ आप हिंदी में या कोई भी स्टेट लैंग्वेज है उसमें आप कर सकते हो, लेकिन जब भी इसका ऑर्डर आएगा या जजमेंट आएगा, उसमें आपको उस लैंग्वेज के साथ साथ, जो इनकी कोई भी हम स्टेट लैंग्वेज कहेंगे, उसके साथ साथ उसका इंग्लिश में कन्वर्जन होना जरूरी है। क्लियर है? यहाँ पे भी इंग्लिश चाहिए, यहाँ चलो छोड़ दिया कि यहाँ चलो सिर्फ हिंदी से काम चल जाएगा। यहाँ पे इनके बिल आएंगे, उनकी स्टेट लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश ही चाहिए, इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे परमिशन है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं हर जगह इंग्लिश 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 इंग्लिश। हिंदी का क्या हुआ? जिसे हम लेके चले थे कि हमें हिंदी को बढ़ावा देना है। हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी सप्ताह क्यों मनाते हैं? तो इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। लेकिन हमने तो हर जगह इंग्लिश को बढ़ावा दिया है, तो हिंदी को बढ़ावा देने वाली बात हमने कहाँ लिखी? तो उसको अगर आपको देखना हो तो हमें पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल
351, और 351 में हमने क्लियरली लिख दिया कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट एंड स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ये यूनियन की ड्यूटी होगी कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे और उसको स्प्रेड करे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने हिंदी को छोड़ा नहीं और हिंदी को हम आगे और बढ़ाते आ रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आपने देखना हो, बार बार हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको वो दिखाई देगा कि कभी कोई स्टेट आके बोलता है कि हमारे यहाँ पे हिंदी थोपी जा रही है या कुछ किया जा रहा है, लेकिन थोपा नहीं जा रहा है। इसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। कोई बोलता है कि पूरे देश में एक लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई बोलता है नहीं, सबकी अपनी अपनी कल्चर का मामला है, उसको कल्चर प्रिजर्व कर रखना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 29 में लिखा है कि सभी जो है अपनी लैंग्वेज को बचा के रख सकते हैं। तो इसमें दोनों तरह की बातें आती हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि कल्चर को खोने का भी डर है, दूसरी साइड हम कह सकते हैं कि एक साइड से यूनियन को स्ट्रेंथ भी मिलती है, इंटीग्रिटी भी मिलती है एक सेम लैंग्वेज होने से। तो दोनों तरह के इसमें आर्गुमेंट चलते रहते हैं। तो मैं उस तरह के आर्गुमेंट में यहाँ ना जाते हुए सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इतने हर जगह पे इंग्लिश होते हुए भी यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे और हिंदी को स्प्रेड करे, हिंदी को स्प्रेड करे। तो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना और प्रमोट करना ये ड्यूटी किसकी है? यूनियन की। कहाँ पे लिखा हुआ? आर्टिकल 351 में। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद मैं जानता हूं आप इस स्लाइड का वेट कर रहे थे, जब से आपने ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ा होगा तो सबके दिमाग में आएगा अच्छा ऑफिशियल लैंग्वेज 8 शेड्यूल, अच्छा 22 लैंग्वेज, तो सब यही सोच रहे होंगे। तो सिर्फ इतना नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी बातें थी जो हमने की, इसीलिए मैंने इसको बाद में रखा है। तो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखें तो इंडिया ने टोटल, हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल 8 शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में? 8 शेड्यूल में। ये मैच करने के लिए आया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ लिखी हुई है। तो 8 शेड्यूल में हमने मेंशन किया हुआ लैंग्वेजेस का। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इंग्लिश नहीं है, कहीं पता चला इसमें आप इंग्लिश टिक करके आ जाओ। तो यहाँ पे 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस का रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है? यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। क्या है? रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है कि यूनियन ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है लैंग्वेज के उसमें कि ये हमारी जो है एक बड़े लेवल पे हमारी एक लैंग्वेज है। स्टेट की भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हम टोटल 22 लैंग्वेज को मानते हैं इंडिया में, जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा हम सबको मानते हैं कि वो डायलेक्ट्स हैं, यानी कि लोकल लैंग्वेज हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है एग्जामिनर्स का, कि इनमें से कोई भी 4 लैंग्वेज दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपके 8 शेड्यूल में नहीं लिखी हुई है। तो इसीलिए ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। और इसमें भी कौन सी पता होनी चाहिए जहां पे कंफ्यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाली, लोग सोचते हैं कि नेपाली यहाँ कहाँ होगी, लेकिन नेपाली यहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी गुजराती लोगों को लगेगा कि तो लोकल लैंग्वेज होगी उनकी, ये क्यों लिखी होगी, लेकिन है। लोकल लैंग्वेज यहाँ नहीं लिखी हुई है। जैसे आप देखेंगे राजस्थानी, वो नहीं है, क्योंकि राजस्थान अपने वहां पे हिंदी लैंग्वेज को मानता है। क्या मानता है? हिंदी लैंग्वेज को मानता है कि वो हमारी लैंग्वेज है। भोजपुरी को कोई मतलब हम एक लैंग्वेज का दर्जा नहीं देते हैं, उसको हम डायलेक्ट का दर्जा देते हैं। डायलेक्ट यानी कि वहां की वो लोकल लैंग्वेज है, तो इसीलिए भोजपुरी यहाँ नहीं मिलेगी। तो यहाँ कौन कौन सी है? 22 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार ये 22 लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली का ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द लैंग्वेज इन दीज 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके ऊपर कंफ्यूज मत होना। ओडिया, ठीक है, पहले ये ODIA लिखते थे, अभी ORIA लिखते हैं, इसलिए ओडिया लिखा हुआ उसके हिसाब से। संथाली, देन उसके बाद अगर हम देखें मैथिली, डोगरी हमने बीच में छोड़ दिए हैं, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बोडो। तो ये हमारी टोटल 22 लैंग्वेज हैं। इन 22 लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई थी? तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने 14 लैंग्वेजेस को माना हुआ था। जब हमारा 1950 में लिखा गया तो उस टाइम पे 8 शेड्यूल में हमने कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी? टोटल 14 लैंग्वेजेस लिखी हुई थी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये 22 लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में लिखी है? 8 शेड्यूल में। ये 22 लैंग्वेज कौन कौन से, उसके हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8 शेड्यूल।
कि इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज नहीं है जो 8 शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए इसका एक आइडिया सा होना जरूरी हो जाता है। अब उसी में अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे 14 तो हमारी इनिशियली थी, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक लैंग्वेज, कौन सी, सिंधी लैंग्वेज हमने कब ऐड की है, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में। 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 में हमने एक लैंग्वेज ऐड की। फिर उसके बाद 1992 में हमने ऐड की है 71st अमेंडमेंट में। कितनी, 3 और ऐड की, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 हमने कब ऐड की है, 71st अमेंडमेंट में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में अगर आप देखेंगे तो हमने 4 और ऐड की हैं, और ये आजकल सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। या तो 71st वाला पूछेंगे या इसका पूछेंगे कि हमने कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इस लैंग्वेज को ऐड किया है, या फिर इस अमेंडमेंट एक्ट में हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा लेटेस्ट ऐड होने वाली 4 लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए, इन सब का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। याद करने का कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 92 है तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, 21 + 71 तो ये 92 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक लैंग्वेज है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 हैं, तो 1 और 3 ऐड करोगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अपने अपने तरीके हैं, तो आप भी अपना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। सिंधी लैंग्वेज 21st में, 3 लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st में, और उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92nd, कब, 2003। इतनी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, कुछ लैंग्वेजेस को हम अपनी क्लासिकल लैंग्वेज भी मानते हैं, और 2004 में, उससे पहले नहीं था। ध्यान रखना, कभी भी आए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिकल लैंग्वेज लिखी है तो वो गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हम कोई क्लासिकल लैंग्वेज नहीं लिखते। ये वो लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लासिकल लैंग्वेजेस की एक नई कैटेगरी बनाई, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इनिशियली हमने क्या रखा, सिर्फ तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज में रख दिया। किसको रखा, तमिल को। और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ाते चले गए, और उसके बाद 2005 में हमने संस्कृत को रखा, 2008 में तेलुगु को रखा, 2008 में कन्नड़ को रखा, 2013 में मलयालम को, और 2014 में उड़िया को रखा। तो ये 6 लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए। ये इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि इनमें से कौन सी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो 6 ही लैंग्वेज हैं, ये 6 तो ऐसे ही याद होनी चाहिए। आप देखेंगे कि साउथ की तो आपको लगभग ये मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल मिल ही जाएंगी। उसके अलावा संस्कृत और उड़िया आपको याद रखना है इसमें से, ठीक है। अब किसी को भी क्लासिकल लैंग्वेज मानने के लिए तरीका क्या है, क्या क्राइटेरिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब पूछा गया कि आप किसी को क्लासिकल लैंग्वेज कब बताते हो, तो उन्होंने 4 क्राइटेरिया बताए। क्या क्राइटेरिया बताए, सबसे पहले कि 2000 साल, 1.5 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए लैंग्वेज। वो लैंग्वेज 1.5 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि इसका कोई एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, एंशिएंट लिटरेचर होनी चाहिए, जिसका हम कहेंगे कि वैल्यूएबल हेरिटेज, बेसिकली हम कहें तो एक पुरानी कोई लिटरेचर हो, हेरिटेज हो इसका, पुराना इसका इतिहास हो, ये होना चाहिए वो लैंग्वेज का। उसके बाद इसने बोला कि ये लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए और बोरोड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से बोरो किया है, ये ओरिजिनली वहीं कहीं यहाँ कहीं पे प्रोड्यूस हुआ हो, तो यहाँ का ओरिजिनल होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए, ये भी इसने बोला। और एक और इसने बोला कि क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर में आल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड लेटर फॉर्म्स ऑफ ऑफशूट। इसने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि आज की जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है, जो अगर हम देखें तमिल, तो हो सकता है कि ये तमिल लैंग्वेज पुरानी उस लैंग्वेज से अलग हो कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है, धीरे धीरे आते आते इंप्रूवमेंट्स होने शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने माना है कि डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, और ये जो हमारी आज की लैंग्वेज है हो सकता है कि पुरानी का ऑफशूट हो, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान रखना। तो बेसिकली आपको शुरू के 3 पता होनी चाहिए। सबसे पहला 1.5 से 2000 साल पुरानी हो, दूसरा उसका अपना कोई लिटरेचर हो, और तीसरा क्या बोला कि वो ओरिजिनल हो, बोरोड नहीं हो। तो हमारी टोटल कितनी होगी, टोटल हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज होगी।
तो ये हमारा चैप्टर था ऑफिशियल लैंग्वेज का। उसके बाद आज के लेक्चर में हम एक और टॉपिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस। तो आशा करता हूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज में अभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, जहाँ याद करने वाला वो मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादातर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कौन से शेड्यूल में लिखी है, 22 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है, उससे पहले वाले में कौन सी ऐड हुई थी ये आपको पता होनी चाहिए। इनिशियली कितनी थी, 14 थी, है ना। उसके बाद 8 ऐड हुई है, एक बार, 3 एक बार, फिर 4 एक बार, तो ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जुडिशरी की क्या है, स्टेट की क्या है और यूनियन की क्या है, बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसमें। और उसी के साथ हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का भी चैप्टर वो खत्म हो जाता है। और एक और छोटा सा चैप्टर पब्लिक सर्विसेज का, हालांकि हम यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये सारा हम कर चुके हैं, ये तीनों चीजें हम कर चुके हैं। अब पब्लिक सर्विसेज का हम कुछ एक छोटा सा चैप्टर है, 2-3 स्लाइड्स हैं, ये और कर लेते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो हमारा बेसिकली देखेंगे तो पब्लिक सर्विसेज हमारे पार्ट 14 में लिखा हुआ है। कहाँ पे, पार्ट 14 में लिखा हुआ है। आर्टिकल अगर आपको ध्यान हो तो आर्टिकल इसका हो जाएगा 308 से लेके 314 तक। 308 से लेके 314 तक हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्विसेज आ जाएगा। इसी में आर्टिकल 312 भी आ जाएगा, जहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं और जहाँ हम यूपीएससी की तरफ पढ़ने की हमने कोशिश की थी। क्लियर है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना कि ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो पब्लिक सर्विसेज में हम 3 तरह की सर्विसेज की बात करते हैं। पब्लिक सर्विसेज को 3 तरह की सर्विसेज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, एक ऑल इंडिया जो पूरे इंडिया के लिए होंगी, सेंट्रल सर्विसेज जो सिर्फ यूनियन के लिए होंगी, और ये यहाँ पे स्टेट सर्विसेज जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए होंगी। क्लियर है, कोई डिफरेंस, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। ये 3 तरह की सर्विसेज की बात करते हैं हम। तो इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में कितनी सर्विसेज आती हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कितनी सर्विसेज आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में कितनी सर्विसेज हैं और कौन कौन सी। तो क्यों पूछा गया है, क्योंकि थोड़ी सी है। कितनी है, 3 है टोटल। ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारी सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विसेज आती हैं। क्या क्या, एक तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस जिसे बोलते हैं, एक इंडियन पुलिस सर्विस जिसे हम आईपीएस बोलते हैं, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं है, ध्यान रखना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये हमारी तीसरी ऑल इंडिया सर्विस होगी। तो टोटल 3 ऑल इंडिया सर्विस हुई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले इंडियन सिविल सर्विस होती थी, जिसका दूसरा नाम बदल के हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किया 1947 में। पहले इंडियन पुलिस होता था, उसको बदल के इंडियन पुलिस सर्विस किया 1947 में। और एक तीसरी सर्विस को भी हमने ऐड किया 1966 में। कौन सी सर्विस थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये 3 हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज है सिर्फ। इसके अलावा अगर हम देखें, इनको ऑल इंडिया सर्विस क्यों बोलते हैं, इनको हमने सेंट्रल सर्विस क्यों नहीं बोला। इनको ऑल इंडिया सर्विस इसलिए बोलते हैं कि ये कॉमन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आऊँगा मैं थोड़ी देर बाद और इनमें डिफरेंस बताने की कोशिश करूँगा अगले वाली स्लाइड पे कि क्या होता है ऑल इंडिया सर्विस और क्या होता है सेंट्रल सर्विस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑल इंडिया सर्विस इसलिए हैं क्योंकि ये कॉमन होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए, इसीलिए हम इनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। अगर यहाँ पे इंडिया में बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया में। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा डिफरेंस है सेंट्रल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में। ठीक है, हालांकि एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई ना पूछ पाए, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं। सबसे पहले क्या डिफरेंस है, जुडिसडिक्शन ऑफ वर्क, कौन कहाँ पे, मतलब किसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, वो देखना है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लेकिन सेंट्रल सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहती है। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज वाले क्या करते हैं, उनकी भर्ती कौन करेगा, उनकी रिक्रूटमेंट करता है यूपीएससी। कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, लेकिन उसके बाद उनको पोस्टिंग कहाँ की जाती है, स्टेट में। तो उसके बाद सारी जिम्मेवारी किसकी जाती है, स्टेट की। पोस्टिंग रिक्रूटमेंट कोई और कर रहा है, लेकिन भेज दिया जाता है कहीं और काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सेंटर में भी रह रहे हैं
और स्टेट में भी रह रहे हैं। उसके बाद उनको स्टेट में अगर काम करना हो तो स्टेट से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है उनको वापस बुलाने के लिए। यही लोग स्टेट से जाते हैं डेप्यूटेशन पे। कैसे जाते हैं? ऑन डेप्यूटेशन। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए स्टेट से सेंटर में जाएंगे, उसके बाद वापस से उसी स्टेट में जाना पड़ता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए बोलते हैं इन्हें कि सबसे पहला कि ये दोनों जगह काम करते हैं, स्टेट में भी सेंटर में भी। ठीक है, जहाँ पे वैसे मेनली सेंटर इनको रिक्रूट कर रहा है लेकिन स्टेट इनको यूटिलाइज करता है, और जब सेंटर को चाहिए तो सेंटर स्टेट से परमिशन मांग के उनको वापस बुला सकता है। दूसरा, सैलरीज और पेंशन। जितने ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के होते हैं, उनकी सैलरी और पेंशन कौन देगा? जहां काम कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं? स्टेट में। तो इनकी सैलरी और पेंशन दी जाती है स्टेट के द्वारा। लेकिन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको दी जाती है सेंटर के द्वारा। क्लियर है ये डिफरेंस? एक और देख लेते हैं। दो ऑल इंडिया सर्विसेज वर्क्स इन स्टेट गवर्नमेंट बट देयर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर इज बियर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ऑल इंडिया सर्विसेज काम तो स्टेट में करते हैं लेकिन उनका रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, उसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एक चीजें हैं बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आर्टिकल 310 बताना चाहूंगा। ठीक है, तो 310 में क्या लिखा है? 310 में लिखा हुआ है इनके टेन्योर के बारे में कि कितने साल के लिए हम इन्हें भर्ती करते हैं या कब इनको रिमूव किया जा सकता है। इनके रिमूवल के बारे में लिखा हुआ है, और यहां पे लिखा हुआ है कि दे वर्क ऑन दी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात की गई है आर्टिकल 310 में, कि दे वर्क ऑन दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक काम करेंगे, जब उनका काम खत्म तो तभी उसको निकाल सकता है प्रेसिडेंट। क्या लिखा गया है? कि प्रेसिडेंट की मर्जी है कब तक काम करेंगे, प्रेसिडेंट इनको कभी भी निकाल सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम 311 पढ़े हैं तो 311 में हमने 2 रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। जो प्रेसिडेंट जो निकाल सकता है उसके ऊपर 2 रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। क्या? कि सिविल सर्विसेज के केस में, किस में? सिविल सर्वेंट के केस में। सिविल सर्वेंट अगर कोई भी है तो उसको डिसमिस और रिमूवल जिस लेवल ने उसको अपॉइंट किया है, मान लो प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट किया है तो उसको हटा सिर्फ प्रेसिडेंट सकता, उसके नीचे कोई नहीं हटा सकता। यानी कि अगर किसी ने डीसी ने अपॉइंट किया होगा तो डीसी या उससे ऊपर वाला ही उसे हटा सकता, उससे नीचे वाला उसे नहीं हटा सकता। यानी कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी को अगर हम देखें तो सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। जिसने उसको अपॉइंट किया था उससे नीचे की अथॉरिटी उसे हटा नहीं सकती है। ठीक है, पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये लगा दिया। दूसरा कि सिविल सर्वेंट को आपको हटाना है, किसी भी सिविल सर्वेंट को आपको हटाना है तो उसको हटाने के लिए आपको पहले एक इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी। बिना इंक्वायरी बैठाए नहीं हटा सकते, और उस इंक्वायरी में भी सिविल सर्वेंट को मौका देना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा अपनी बात कहने का। उसको आपको मौका देना पड़ेगा कि वो भी अपना पक्ष रख सके, वो भी अपनी बात कह सके, तभी आप उसे हटा सकते हो, नहीं तो हटा सकते। ध्यान रखना ये जो सेफगार्ड हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए है। डिफेंस सर्विसेज के लिए इस तरह का कोई सेफगार्ड मौजूद नहीं है। डिफेंस सर्विसेज के लिए इस तरह का कोई सेफगार्ड मौजूद नहीं होता है। तो ये हमने यहाँ पढ़ा था। अब आर्टिकल 310 पढ़ा कि ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, जब मर्जी प्रेसिडेंट हटा सकता है। 311 पढ़ा जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं, पहले देखेगा कि किसने लगाया है, कौन हटा सकता है। दूसरा, उसके बाद सिविल सर्वेंट को हटाना है तो इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी और इंक्वायरी में उसको उसका पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा। तो हमने देखा रेस्ट्रिक्शन। अब 312 पढ़ते हैं, और 312 में आपको कई बार बता चुका हूं। जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तब मैंने इसके बारे में बताया, जब हम यूपीएससी पढ़ रहे तब इसके बारे में पढ़ा है कि कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस आपको एस्टेब्लिश करनी है तो ये 312 में पावर मिल जाती है राज्यसभा को, कि राज्यसभा चाहे तो वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि नई ऑल इंडिया सर्विस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो राज्यसभा की एक एक्स्ट्रा पावर है। ठीक है, और राज्यसभा इसको करना है तो राज्यसभा इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा। स्पेशल मेजॉरिटी से ये सपोर्टेड बाय नहीं होगा।
ठीक है ना, वोटेड बाय 2/3 मेजोरिटी एंड क्लियर बाय हाफ ऑफ द मेंबर, ठीक है, सपोर्टेड बाय हाफ मेंबर और वोटेड बाय 2/3 मेजोरिटी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी जिसे हम कह सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से राज्यसभा इसको क्लियर करेगा, तभी नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने इस तरह का एक एक्ट लिया हुआ है और यहाँ पे हमने बात की हुई है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज करके एक और ऑल इंडिया सर्विस बनाने की, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है। लेकिन आज तक इसके लिए कोई लॉ आया नहीं है, तो अभी तक ये बनानी है, बस इतना इसके बारे में ध्यान रखना आपको। किसको पावर मिलती है 312 में? राज्यसभा को, नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने की, ठीक है। हमने कोई बनाई है तो हमने प्रोविजन किया हुआ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, लेकिन अभी तक बनाई नहीं है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। और ये हमारा पब्लिक सर्विसेज का चैप्टर खत्म। ये क्वेश्चन है, ये आप बता दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको देख के भी आप बता सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से ऐसी कौन सी है जो हमारी 8th शेड्यूल में नहीं लिखी हुई है? तो आप बड़ा इजीली इसको बता सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही आपने बताया होगा, भोजपुरी। मैंने तो बातों बातों में भी इसका जिक्र कर दिया था कि भोजपुरी जैसे लोकल लैंग्वेज है उसको नहीं कर सकते, तो भोजपुरी यहाँ पे हमारी 8th शेड्यूल में नहीं लिखी गई है। और इसी के साथ हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज और ये दोनों क्वेश्चंस तो और भी डाले जा सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चंस डाले जा सकते थे वो मैंने आपको ऐसे ही बोल के बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको क्वेश्चन को डालना ठीक नहीं समझा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इजीली आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली जो मैंने बोला आपको दिमाग में स्ट्राइक करेंगी, अच्छा ऐसा कुछ था, तो और आपको ये और ईजी लगेगा ये सब्जेक्ट। चलो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।